आपको इसमें देखना है जो चैप्टर लिया गया है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। यह चैप्टर आपका अनेक परीक्षाओं से संबंधित है और उसके साथ साथ ये पर्यावरण अध्ययन का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहाँ पर भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आप जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में अब पूछे जाने लगे हैं और 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर जैसा पेपर होता है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा की जो परिभाषा दी गई है, ऐसी घटनाएं जो अपेक्षाकृत बहुत तीव्र गति से घटित होती हैं और मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं, जन धन की व्यापक रूप से हानि होती है, ऐसी घटनाओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित में से कौन जैविक आपदा नहीं है या जैविक आपदा है, जलीय आपदा है या नहीं है, भौमिक आपदा है या नहीं है, वायुमंडलीय आपदा है या नहीं है। इस तरह के प्रश्नों के लिए तब यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 वायुमंडलीय आपदा, नंबर 2 भौमिक आपदा, नंबर 3 जलीय आपदा और नंबर 4 जैविक आपदा। इस तरह से ये आपदाओं का 4 विभाजन किया गया है। अब इस विभाजन में आप इस चीज को देखते हैं कि वायुमंडलीय आपदा क्या हो सकती है? बर्फीला तूफान हो सकता है, चक्रवात है, सूखा है, उल्कापात है, लू है, शीतलहर है। तो इस तरह से जो गतिविधियां वायुमंडलीय रूप से मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं वायुमंडल से, ऐसी गतिविधियों को वायुमंडलीय आपदा के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ वायुमंडलीय अर्थात वायु से संबंधित आपदाएं हैं, वायुजन्य आपदाएं कह सकते हैं। तूफान बर्फीले क्षेत्रों में चलता है, वह अत्यधिक शीतलहर की स्थिति में तूफान चलने लगता है, जो कभी कभी आप सुनते होंगे कि सीमा पर सुरक्षा करने वाली जो सेनाएं होती हैं वो इसकी चपेट में आ जाती है, बर्फीले तूफान से संबंधित। चक्रवात निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर सकेंद्रीय उच्च वायुदाब की पेटियां होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में इसके चलने की दिशा घड़ी के सुई के प्रतिकूल होती है। तो ऐसी जो गतिविधियां बन जाती हैं उसे चक्रवात कहते हैं। स्पेशली चक्रवात वाले चैप्टर में आप इस चीज को देखेंगे और समझेंगे कि उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात का चित्र बनता है, दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात का चित्र बनता है। देश में अलग अलग, विश्व में अलग अलग देशों में चक्रवात का अलग अलग नाम है। जैसे टाइफून चीन के क्षेत्रों में, भारत में चक्रवात है। इसके बाद अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में हरिकेन है। तो यहाँ पर यह चीज भी वायुमंडल से ही उत्पन्न हो रही है, इस नाते इसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। सूखा, सूखे की स्थिति। अब आप जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षों का कटना, प्रकृति के ऊपर मानवीय हस्तक्षेप, इन सब कारणों से सूखे की स्थिति आज पैदा हो रही है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों चीजें प्राकृतिक असंतुलन का ही परिणाम है। इसके बाद आप देखते हैं उल्कापात। उल्कापात एक ऐसी वायुमंडलीय गतिविधियां हैं जो कि वायुमंडल में जब उल्कापात उत्पन्न होते हैं, विभिन्न तरह के मंडल आपने पढ़ा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो ये जो वायुमंडल की परतों से आगे बढ़ करके और जमीन पर जब गिरते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एक व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और जमीन के अंदर इनसे बहुत गहराई तक जमीन का क्षेत्र फट जाता है और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में उल्कापात लिखा गया है, लेकिन इसका विनाश भी होता है।
इसके बाद लू लिखा गया है। उत्तर भारत में गर्मी में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उसको लू कहते हैं, जिससे व्यापक वायुमंडलीय परेशानियां होती हैं। शीतलहर आप जानते हैं, शीतकाल में भारत में उत्तर भारत मुख्य रूप से शीतलहर से प्रभावित होता है, जो कठोरतम पीड़ादायी पौने होती है। इसके बाद फिर आप देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे है भूकंप। भूमि से भौमिक माने भूमि से संबंधित कारक हो गए, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, स्नो सॉयल है। तो इस तरह से मिट्टी, ज्वालामुखी, भूकंप तो और हिमपात, मृदा अपरदन, ये चूंकि सारी चीजें सॉयल से संबंधित हैं, मिट्टी से संबंधित हैं या अर्थ सरफेस से संबंधित हैं, तो अर्थ सरफेस के पर जो क्रियाएं मानवीय आपदाओं के रूप में हैं उसमें भूकंप का प्रथम स्थान है। जब आप भूकंप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए यहाँ सिस्मोलॉजी शब्द है, सिस्मोग्राफ शब्द है, फोकस है, एपिसेंटर है, स्केल है, रिक्टर स्केल है, मार्कोली स्केल है। ये सब जय शब्द हैं, उतने प्रश्नों के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापक यंत्र है, फोकस धरातल के नीचे जिस बिंदु पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। लहरें धरातल की उत्पत्ति के बाद जिस धरातल के जिस बिंदु पर धक्का देती हैं सबसे पहले उसे एपिसेंटर कहते हैं। मापक पैमाना रिक्टर पैमाना है 0 से 9 के बीच में, मार्कोली पैमाना है 1 से 12 के बीच में। तो ये चीजें आप फिर वहीं जाकर पढ़ेंगे जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं। तो पुनः भूकंप के प्रकार और इसके साथ भूकंप का विश्व वितरण, भूकंप के कारण, ये सब चीजें यहाँ पर मुख्य रूप से भूकंप से परिचय है। इस रूप में आपका ज्वालामुखी में भी वही कार्य है आपका, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ज्वालामुखी के कारण या पढ़ते हैं। लेकिन इस चीज को आप जानते हैं कि भारत में जो ज्वालामुखी है वो मुख्य रूप से एक जागृत ज्वालामुखी है बैरनद्वीप, और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, और वो दोनों संबंधित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, भूस्खलन है। भूस्खलन की जो प्रक्रिया होगी वो पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, पठारी क्षेत्रों में होगी, वर्षा ऋतु में होगी, और एकाएक कभी कभी भारी मात्रा में भूस्खलन हो जाता है जिससे घाटियों में बसे हुए मकान या मानव जीवन बर्बाद हो जाते हैं। वही स्थिति हिमपात की है। हिमपात, वहां भूस्खलन है, यहाँ हिम का नीचे की तरफ सरकना है, और एकाएक हिमपात जब हो जाता है भारी मात्रा में तो फिर जीवन को प्रभावित करता है और तापमान -1 सेंटीग्रेड पे भी हो जाता है, जो कि कष्टकारी होता है। अंत में लिखा गया है मृदा अपरदन। वृक्षारोपण की कमी होने से पृथ्वी पर तमाम तरह से अपरदन की क्रिया संपन्न हो रही है। मानव जनित अपरदन है, प्राकृतिक अपरदन है, मनुष्य के क्रियाकलापों से भी अपरदन हो रहा है, प्रकृति के कार्यों से भी अपरदन हो रहा है, क्योंकि जो ऊपरी परत है मृदा की कमजोर हो रही है, तमाम तरह के मनुष्य के कार्यों से प्रभावित हो रही है, जिससे मृदा अपरदन हो रहा है। तीसरा आप यहां देख रहे हैं जलीय आपदा। जल क्या कर सकती है? बाढ़ के रूप में, ज्वार के रूप में, जल के समुद्र जल के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। बाढ़ की स्थिति भारत में बहुत विकराल है। जितनी भी नदियां हैं भारत में जो जीवनदायिनी हैं वही नदियां बाढ़ भी पैदा कर रही हैं, क्योंकि मानव का हस्तक्षेप नदी घाटी क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तमाम बांध, तमाम पुल का निर्माण किया जा रहा है जो नदी की उन्मुक्त धाराओं को रोक रही हैं। उसके साथ साथ मानव बसाव अब नदी के मुख्य जो धारा है उसमें होता जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। और ज्वार आप समझते ही हैं, उसको आपको बताया गया कि समुद्र के जल के ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। हर अगला ज्वार जो होता है वो 12 घंटा के बाद आता है,
और उसमें कुछ मिनट के अंतराल पर उसमें हो जाता है, जैसे 12 बज करके कुछ मिनट 20 या 21 मिनट बाद आता है। फिर यहाँ आप देखेंगे महासागरीय धाराएं। अब ये चैप्टर जो आपका धारा का है, इसको आपको बताया जाएगा। हिंद महासागर की धारा, प्रशांत महासागर की धारा, अंध अटलांटिक महासागर की धारा। तो इस तरह से ये महासागरीय धाराएं भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का कार्य करती हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के तापमान को ज्यादा बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं, जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ये होता है कि समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें 8-10 मीटर उठने लगती हैं, तटवर्ती क्षेत्रों पर जाकर के धक्का देती हैं, तो ऐसी चीजें सुनामी हैं। और सुनामी से मुख्य रूप से 26 दिसंबर 2004 को भारत में सुनामी आई थी, जो व्यापक रूप से त्रासदी पैदा की थी। और अब यहाँ आप ये देखते हैं कि जैविक कारकों में जो प्राकृतिक आपदा पैदा करते हैं, ये रोगों से संबंधित हैं, जैसे बर्ड फ्लू है, H1N1 इसके वायरस का नाम है, स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 से आप सबसे ज्यादा परिचित हैं इसमें। तो इस तरह से ये प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण है। भारत में भूकंप की जो स्थिति है, उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं। भारत में भूकंप क्या है? जब उसकी एक शब्द में परिभाषा दी जाती है तो भूकंप चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था है। जब क्षणिक अव्यवस्था होती है तभी ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। और ये जो नीचे का चार्ट आपका ये दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। इसमें ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्थान किस प्राकृतिक भूकंप जोन में है। भूकंप जोनों की दृष्टि से भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये जो 5 भाग हैं जिसको विभाजित किया गया है, जोन 5 से यहाँ शुरू होता है, क्योंकि अधिक तीव्रता से शुरू होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो तीव्रता वाले क्षेत्र हैं जोन 5 में हैं, जहां रिक्टर पैमाने पर 9 से अधिक तीव्रता होगी, जिसमें हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय प्रदेश इसके अंतर्गत। जोन 4 में भूकंप तीव्रता 8 तक हो सकती है। इसके अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत का, मैदान से आपको विस्तृत रूप से परिचित कराया गया है, उस पर पुनः बहुत ज्यादा परिचय करने की आवश्यकता आपको इस समय नहीं है। तो ये मैदानी क्षेत्र है। जोन 3 के अंतर्गत 6 से 7 तीव्रता वाले, 6 से 7 रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है, मैदान और पठार के बीच के जो क्षेत्र हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। जोन 2 में 5 से 6 तीव्रता वाले पठारी क्षेत्र को, और पहले जोन में तटीय क्षेत्र जो भारत के हैं, मालाबार तट है, केरल, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार या कोंकण, काठियावाड़, गुजरात, ये सब है। फिर से एक बार देखेंगे, 5 सबसे अधिक संवेदनशील है, तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 से अधिक, 4 8 तीव्रता, 3 6 से 7, 2 5 से 6 और 1 में तटीय क्षेत्र। इस तरह से भारत के ये क्षेत्र हैं। अब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ भ्रंश की बात बताई गई है, जिस भ्रंश के सहारे क्रियाएं संपन्न होती हैं, भूकंप की क्रिया संपन्न होती है। अब चूंकि देखिए इसमें कोई नई चीज आपको नहीं बताई गई है, इस सब चीजों से आप परिचित हैं और पुरानी बातें भी इसमें जाकर के जुड़ जा रही हैं। जैसे देखिए ग्रेट बाउंड्री भ्रंश, तो ग्रेट बाउंड्री भ्रंश जो लिखा गया है वो ये अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी की जो श्रेणी है, अरावली पर्वत की जो श्रेणी है, वो उसका जो भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है उसे ग्रेट बाउंड्री भ्रंश कहा जाता है। नर्मदा नदी उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच एक महान जल विभाजक, इसको नर्मदा भ्रंश कहा जाता है। उसके दक्षिण में अजंता की पहाड़ी के उत्तर में, और यहाँ बीच में कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा। सतपुड़ा और अजंता के बीच ताप्ती है, और यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा है। तो यही नदी घाटियां जो है, इसी को भ्रंश नाम दे दिया गया, जिसके सहारे भूकंपिक क्रियाएं संपन्न होती। नर्मदा भ्रंश, ताप्ती भ्रंश, इधर आप गोदावरी नदी से परिचित हैं तो गोदावरी भ्रंश,
कृष्णा नदी से परिचित ही है कृष्णा भ्रंश, कावेरी नदी से परिचित है, दक्षिणी गंगा है ये, और ये एक भ्रंश ये है जिसको नागा भ्रष्ट शेष है। और ये क्षेत्र जो नेपाल के उत्तर में एक लाइन जा रही है, इसे हेठ लांग ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर 3 चीजें आपको और लिखी गई हैं, MCT, MBT और हिमालय का अपभ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालय का अपभ्रंश क्षेत्र। अब ये जो विभाजन है, जैसे आपने पढ़ा था उसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, तो वही विभाजन यहाँ पर बन रहा है। उसी के सहारे भ्रंश का निर्माण हो रहा है, जिससे ज्वालामुखी और जिससे भूकंप की क्रियाएं ज्यादा सक्रिय हो रही हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के भ्रंश हैं, 3 तरह का अलगाव है, एक MCT है, एक MBT है और एक हिमालय का अपभ्रंश है। इस चीज को आपने वहां पे पढ़ा है, जैसे आपको बताया गया था श्रेणियों को, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ 3 अलगाव है, एक अलगाव ये है, एक अलगाव ये है और एक अलगाव ये है। तो उस चीज को आप जब हिमालय वाले चैप्टर में आप देखेंगे, इसको देख चुके हैं आप, जब इसको देखेंगे पीछे फिर से उसको याद करेंगे तब वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ लिखा गया है सुनामी। सुनामी बारे में हमने आपको बताया, जापानी भाषा का शब्द है, टी से शुरू हो रहा है और ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगे इसमें उठ रही हैं, उथले जल की तरंगे हैं। 26 दिसंबर 2004 के बाद भारत में इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम, पूरा इसका उच्चारण लिखा गया है, प्रोनाउंसिएशन, इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम विकसित किया गया। 2004 में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी और हम लोगों की एक यात्रा 2005 फरवरी में और मार्च के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत की हुई थी। तो उस समय 2005 में हम लोग MA फाइनल में थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जागर डिपार्टमेंट से। तो ये यात्रा जो संपन्न हुई थी फरवरी मार्च में, तो उस सुनामी से प्रभावित होने वाले क्षेत्र को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा। यहाँ से यात्रा जो थी वो इलाहाबाद से मुंबई, मुंबई से गोवा, गोवा से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से मदुरई, मदुरई से रामेश्वरम, रामेश्वरम से मदुरई, फिर चेन्नई, फिर यहाँ विशाखापट्टनम के बंदरगाहों को भी हमने देखा था हम लोगों ने। इसके बाद आ गए भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से फिर इलाहाबाद। कोस्टल रीजन का एक विस्तृत अध्ययन किया गया था और उस समय जो यहाँ पर सुनामी आई थी, उस सुनामी का प्रभाव इतना दिखाई पड़ रहा था कि क्षेत्र के किनारे जो घर बने थे, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसको उठा करके फेंक दिया हो और वो चकनाचूर हो गए। जैसे कुछ नदियां जो यहाँ समुद्र में गिर रही थी, उस पर जो यहाँ करीब में पुल बना था, एक दो मतलब लगभग 100-200 मीटर 300 मीटर का जो पुल था, उसको भी सुनामी ने उठा करके फेंक दिया था, कई टुकड़े हो गए थे उसके। तब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज कही जाती है और जो चीज देखी जाती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर कोई चीज बताई जाए कि इसमें इतना बल है तो आप कल्पना नहीं करेंगे, लेकिन जब उसका प्रयोग होता है या उसको आप देखते हैं, समझ जाते हैं, वही स्थिति यहाँ पे है। अब यहाँ पर फिर बात आगे आ जाती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए साइक्लोन 2 प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझने के लिए, या कोई भी चीज हो जो उष्णकटिबंधीय हो और शीतोष्णकटिबंधीय हो, उसको समझने के लिए आपको ही कटिबंध समझ लेना पड़ेगा। जब आप कटिबंध समझ जाएंगे तो अपने आप उष्ण और शीतोष्ण की परिभाषा बना ले जाएंगे। उष्ण कटिबंध का मतलब भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण। इन क्षेत्रों में जो भूकंप, इन क्षेत्रों में जो भी घास का मैदान कहा जाएगा
चाहे चक्रवात कहा जाएगा, उसका नाम उष्ण हो जाएगा। और फिर 66.5 और 66.5, मतलब 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण का ये जो क्षेत्र है, इसका क्या नाम हो जाएगा? शीतोष्ण। उसी तरह से घास के मैदान या उसी तरह जो भी चीज बताई जाएगी शीतोष्ण, उसको आप इन क्षेत्रों में समझेंगे, जो उष्ण बताई जाएगी उसको इन क्षेत्रों में समझेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे देखिए 23.5 और 23.5 तक है, लेकिन यहाँ पर 30 अंश तक लिख दिया गया है। क्योंकि कोई एक बाउंड्री नहीं बनाई गई है मानव के द्वारा कि बस इतने तक रहेगा। प्रकृति है 2-4 अंश आगे पीछे वो कवर करती है। 30 अंश उत्तर से 30 अंश दक्षिण, और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात पैदा होते हैं, आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि जब धान की कटाई आपके यहाँ हो जाती है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में तमाम बारिशें होती हैं, हुदहुद इत्यादि के रूप में बारिशें होती हैं। वह बारिश बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात होते हैं, जिससे आपका क्षेत्र प्रभावित होता है। और इसी तरह से चक्रवात जो होते हैं वो फिर शीतकाल के में अरब सागर तट पर पैदा होते हैं। तूफान माहौल भी एक शब्द है। चक्रवात टकराने से जल का असाधारण रूप से ऊपर उठना तूफान माहौल भी कहलाता है। फिर आप यहां देखेंगे, अब कुछ चीजें और इसमें आप देख लेते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के क्रम में अतिवृष्टि शब्द है। अतिवृष्टि शब्द में जैसे बाढ़ है तो उसको कई भागों में भारत में बांटा गया है। पूर्वी खंड पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उत्तरी खंड उत्तरी राज्य हैं, मध्यवर्ती खंड में मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, दक्षिणी खंड में पठारी क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है, मध्य पूर्वी खंड इसमें तटीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। 2006 12 जुलाई 2006 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना की गई। महासागर विकास मंत्रालय का नाम बदल करके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना की गई है 12 जुलाई 2006 को। भूस्खलन जो है सामूहिक स्थानांतरण का प्रक्रम। भूस्खलन के बारे में आपको बताया गया कि भूस्खलन मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होगा या तो पठारी क्षेत्रों में। क्योंकि मैदान तो स्थिर ही रहते हैं, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है, जैसे उत्तर भारत का क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है, और फिर मध्यम व कम सुभेद्यता के क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत जो भूस्खलन होता है स्थानांतरण का, उसको सम्मिलित किया जाता है। तो अत्यधिक सुभेद्यता पर्वतीय क्षेत्रों में है, अधिक सुभेद्यता कुछ पर्वतीय क्षेत्र और कुछ पठारी क्षेत्र में है, मध्यम और कम में मैदान और पठार के मिलन को सम्मिलित कर लेते हैं। अन्य क्षेत्र छिटके हुए क्षेत्र कहीं कहीं पर हैं, जहां पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है, उसको अन्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में बनाया गया, और इस प्रबंधन के में 3 स्तर पर संस्थाओं की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, प्रांतीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, प्रांतीय स्तर पर मुख्यमंत्री, और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का मुख्य रूप से अध्यक्ष जिलाधिकारी। और आप जानते हैं कि भारत का उड़ीसा राज्य ऐसा है जहां पे सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और 5 आपदाग्रस्त देशों में भारत सर्वप्रथम, सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं भारत में आती हैं। भारत विविधता का देश है, कोई भी ऐसी आपदा है ही नहीं है कि जो भारत में न आती हो। और उसके साथ साथ फिर फिलीपींस है, चीन है, नाइजीरिया है, ग्वाटेमाला है। तो इस तरह से आपको कुछ प्रश्न को आप देख लीजिए, जिससे यह चैप्टर यहीं पर विश्राम ले ले और फिर इसके प्रश्नों को हम बता देंगे। देखिए, जैसे एक प्रश्न आपका है भूकंप का अध्ययन। हमने आपको बताया भूकंप का जो अध्ययन है सिस्मोलॉजी है। भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ की खोज किसने की है? नया प्रश्न है ये, जॉन मिल ने की है।
भूकंप तीव्रता मार्कोली में कितने अंक होते हैं? हमने बताया कि मार्कोली में 1 से 12 होते हैं, रिक्टर में 0 से 9 होते हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप के किस आयाम का मापन करता है? तो वो आयाम को परिमाण कहेंगे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र नई दिल्ली में है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में घटित हुई? इसका उत्तर धारवाड़ क्रम है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलता है? हमने आपको अभी भी बताया है कि सक्रिय ज्वालामुखी एक ही भारत में है, जिसका नाम बैरन द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। सुषुप्त ज्वालामुखी को भी हमने बता दिया। इसमें पूछा गया कि भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? तो नारकोंडम द्वीप है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि देश के भूकंप के इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप कौन था? तो 11 अक्टूबर 1737 को कोलकाता में भूकंप आया था, जिसमें 3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। वह देश के भूकंप के इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप है। फिर अगला क्वेश्चन है, भूकंप लहरें जहां पहले पहुंचती हैं, हमने फोकस भी बता दिया, लहरें जहां से उत्पन्न होती हैं, फोकस है जहां लहरें धक्का सबसे पहले धरातल पर देती हैं, अधिकेंद्र या एपी सेंटर है। समान भूकंप तीव्रता वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र डालमा श्रेणी है। तो इसके बाद भारत का हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से कहाँ स्थित है? भारतीय एवं यूरोपीय प्लेट के संधि स्थल पर स्थित है। इसके बाद फिर कुछ प्रश्न इसमें और हैं, 2-4 उसको भी देख लिया जाए। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं? इसका उत्तर 6 है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ है 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना हुई है 1976 में। असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय भारत में स्थापित किया गया है पटना में। इसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं, जैसे सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा किस राज्य में आती है? उड़ीसा में। हमने आपको बताया लौटते मानसून द्वारा वर्षा, मानसून वाला हो गया है तमिलनाडु में। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम, सबसे कम लेह जम्मू कश्मीर। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र अभी आपको बताया गया, इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? इसका उत्तर बिहार है। कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आ जाती है? तमिलनाडु में। जहां वर्षा होगी सर्दी में वहीं बाढ़ आएगी। किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? इसको आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? इसका उत्तर है वायुमंडली। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम की दशा इंगित होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आती है? ये भी प्रश्न दोहरा दिया गया, उड़ीसा है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? इसका उत्तर लातूर है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन और फेरला का नियम भी आप इससे संबंधित करेंगे। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? सुनामी वार्निंग सेंटर, इसमें उत्तर इसका है हैदराबाद। उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ आती है? पूर्वी क्षेत्र में। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में बांटा गया है? आपने भी देखा है कि भारत को भूकंपीय क्षेत्रों में 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में 2004 में आई सुनामी द्वारा निम्न में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? उसका उत्तर यहाँ पे है नागपट्टिनम। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, बैरन द्वीप। इसका उत्तर हो जाएगा
इसमें फिर से एक बार देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। इसका उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप, तो कई बार आपका हो चुका है। हुदहुद चक्रवात, हुदहुद चक्रवात एक बार आया था, वो कौन सा तट प्रभावित हुआ था? इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्राकृतिक आपदा का चैप्टर है ये कई और चैप्टरों को समेटे हुए था, तो इसमें आपको इसकी जानकारी दी गई। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल आपको अगला चैप्टर इसमें खनिज संपदा से संबंधित बातें बताई जाएंगी।